हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विजन आइज की करंट अफेयर्स, जो कि हमारे नवंबर मंथ की चल रही है। तो इन्वायरमेंट भी हमारी कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पे हमारे साइंस एंड टेक और सोशल इश्यूज बची है। तो साइंस एंड टेक आज स्टार्ट करते हैं। 5 आर्टिकल है, ये भी 2 दिन में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिशन है हमारा 2021 का, और वो है मैन्ड स्पेस मिशन, जिसको गगनयान भी बोलते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल देखें कि फिर से आपका रिवाइज होगा कि क्या प्लान है 2021 में क्या करना है। एक्चुअली ये मिशन हमारा 2022 का है, बट अभी 2021 दिसंबर में क्या होने वाला है इसके बारे में बताऊंगी। साथ ही सूर्य शुक्रयान है, यानी कि वेनस ऑर्बिटर मिशन है। ये शुक्रयान है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। काफ़ी अच्छे तरीके से दिया गया है ये आर्टिकल। नेक्स्ट यहाँ पे जियो स्पेशियल टेक्नोलॉजी है। टाइम बचेगा तो मैं ऐसे भी यहाँ पे डील कर दूंगी, और फिर कल हम लोग यहाँ पे 2 आर्टिकल को यहाँ पे डील कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 2 दिन में आपका साइंस एंड टेक कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 2-3 दिन में आपका सोशल इश्यूज कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी अच्छी आर्टिकल होती है। तो टुडे इज़ 6, ओके। तो 6, 7, 8, 9, 10, 10 तक मुझे लगता है कि ये आपका पूरा मैगजीन कंप्लीट हो जाएगा। फिर तो 5 डेज़ के बाद आपका दिसंबर मंथ का आ ही जाएगा। फिर उसके बाद मैं उसी में स्टार्ट करूँगी आपकी वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि बचा हुआ है 12th क्लास के तमिलनाडु बुक से, तो उसे मैं स्टार्ट करूँगी। फिलहाल चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए आज का। तो चलिए यहाँ पे देखिए, मेंस ये विजन आइज की मेंस टेस्ट सीरीज से मैं यहाँ पे आपको क्वेश्चंस दे रही हूँ। GS1 पेपर की है। सबसे पहली क्वेश्चन है यहाँ पे कि WHO के अकॉर्डिंग हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। इसी के कॉन्टेक्स्ट में आपको डिस्कस करना है कि जो इमर्जिंग ट्रेंड्स निकल कर आ रहा है मेंटल हेल्थ इशू का इंडिया में, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करनी है। यानी कि WHO के द्वारा कहा गया है कि हेल्थ एक तरीके का स्टेट है जिसमें कि आप कंप्लीट फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग के बारे में बात करते हैं। लेकिन आज के डेट में हम लोग देख रहे हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ की जो है ट्रेंड वो निकल कर आ रही है। तो इसके बारे में आपको कुछ बातें बतानी है। सेकंड है कि व्हाट आर द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद कल्चर डाइवर्सिटी इन इंडिया। हमारे इंडिया में आप देखोगे कि कल्चर डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके इतना ज़्यादा होने के बावजूद भी आप लोग देखोगे कि चैलेंजेस भी उसी तरीके से है। तो क्या क्या चैलेंजेस एसोसिएटेड है, ये सारी चीज़ें आपको मेंशन करनी है, और कैसे इंडिया जो है अपने आप में यहाँ पे एकोमोडेट हो पाएगा और ये इस तरीके की जो कल्चर डाइवर्सिटी है उसको मैनेज कर पाएंगे। तो इसके बारे में आपको लिखना है। थर्ड है कि द हाई इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी combined with multiple deprivations among poor is the most important development challenge for India। इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। यानी कि जो आप लोग देख रहे हो कि गरीबी डे बाय डे बढ़ते जा रहा है, और कोविड-19 के बाद तो ऐसा कहा गया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि अबव पॉवर्टी लाइन में थे, लेकिन अब वो बिलो पॉवर्टी लाइन में भी काउंट हो रहे हैं। तो बिलो पॉवर्टी लाइन में जो जितने लोग थे वो यहाँ पे इंक्रीज़ हो गए। तो यहाँ पे जो इंसिडेंस है पॉवर्टी का, अगर हम लोग इसको मल्टीपल डिप्रिवेशंस के साथ अगर कंबाइन करें, जैसे कि गरीबी सिर्फ आप लोग देखते हो कि सिर्फ अगर इनकम नहीं है तो ही, पैसे नहीं है तो वैसे ही लोगों को हम लोग गरीब कहते हैं, तो वो भी बात नहीं है। आप लोग को और भी मल्टीपल डायमेंशन देखने को मिलेगा गरीबी का। गरीबी कहने का मतलब है कि वैसे लोग जो कि बेसिक एमिनिटीज़ पूरा नहीं कर पा रहे, उनको खाने के लिए खाने के लिए रोटी नहीं मिल पा रहे, रहने के लिए घर नहीं है, पढ़ने के लिए किताबें नहीं है, वो स्कूल नहीं जा पा रहे। और यहाँ पे आप लोग देखो कि बहुत तरीके के डिप्रिवेशंस देखने को मिल रहा है, और भी आप डायमेंशन यहाँ पे लेकर लिख सकते हो। तो इसमें आपको बताना है कि मोस्ट डेवलपमेंट चैलेंजेस है, यानी कि पॉवर्टी कैसा है हमारे कंट्री में जिसके कारण हम लोग डेवलप नहीं हो पा रहे हैं। तो इसी के बारे में आपको डिस्कस करनी है। काफ़ी अच्छी आर्टिकल है। GS1 में जो आपका सोसाइटी है उससे रिलेटेड ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, तो इसको ज़रूर आप लोग नोट डाउन करने का कोशिश कीजिएगा। 150 वर्ड्स में है, 10 मार्क्स के है, तो ज़रूर लिखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोग लिख लिए और हमारे इस विजन आइज के मेंस टेस्ट सीरीज़ में आप लोग ज्वाइन होना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग को मेल करना होगा rishikacs77@gmail.com। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीजर बताई जाएगी। तो चलिए अब हम लोग अपने आर्टिकल पे वापस चलते हैं। सो स्टार्ट करते हैं मैन्ड स्पेस मिशन। अनमैन्ड स्पेस मिशन आप सुनते हो और एक मैन्ड स्पेस मिशन सुनते हो। अनमैन्ड कहने का मतलब है कि सिर्फ वहाँ पे आपका सैटेलाइट जाएगा, कोई भी ह्यूमन बींग नहीं जाएंगे। बट मैन्ड कहने का मतलब है कि ह्यूमन बींग को जो है स्पेस में भेजने का यहाँ पे प्रोग्राम हो रहा है, तो इसको हम लोग मैन्ड स्पेस मिशन कहते हैं। रिसेंटली नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है फुल फ्लेज्ड ह्यूमन मिशन, जिसमें कि एक उनका खुद का प्राइवेट अपना खुद का स्पेसक्राफ्ट होगा। तो ये Crew-1 इसका नाम रखा जा रहा है। तो ये नासा का प्रोजेक्ट है, इसको ध्यान रखना है। Crew-1 मिशन की अगर हम लोग बात करें, ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि Crew-1 मिशन ये किसका है। तो Crew-1 मिशन जो है ये नासा का है। जैसे हमारे यहाँ का गगनयान है, वैसे ही यहाँ पे अब नासा के द्वारा भी इस तरीके का मिशन लाया गया है। ये नासा की फर्स्ट कमर्शियल ह्यूमन स्पेसक्राफ्ट सिस्टम का ये एक पार्ट है,
जिसमें कि 4 एस्ट्रोनॉट होंगे और वो कहाँ जाएंगे, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में। जैसे आप लोग अपने घर पे हो वैसे ही स्पेस पे भी एक घर बनाया गया है जिसको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन कहते हैं। तो जो भी लोग यहाँ पे अंतरिक्ष में जाते हैं वो यहीं पे रहते हैं। तो एस्ट्रोनॉट 4 एस्ट्रोनॉट को भेजा जाएगा और वो कहाँ होंगे, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में होंगे। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि स्पेस एक्स की जो क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट है, जिसको यहाँ पे क्या कहा जाता है, रेजिलियंस कहा जाता है, उसी के थ्रू ये आपका ऑन बोर्ड होगा। यहाँ पे आप देखो फर्स्ट ऑफ यहाँ पे 6 क्रूड मिशन है जो कि नासा का है और स्पेस एक्स का है, जो कि एक ही साथ ये ऑपरेट होगा और ये नासा का कमर्शियल क्रू प्रोग्राम होगा। आईएसएस की बात करें यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की बात करें तो ये मल्टीनेशनल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है, यानी कि इस घर को जो बनाया गया है वो डिफरेंट कंट्रीज़ के द्वारा मिलकर बनाया गया है और ये लार्जेस्ट सिंगल स्ट्रक्चर ह्यूमन एवर जो कि यहाँ पे स्पेस में रखा गया है। यानी कि एक ऐसा घर बनाया गया है जो कि स्पेस में आपका ये रखा गया। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये अमेरिका बनाई है या फिर ये रशिया के द्वारा बनाया गया, ये इसमें बहुत सारे कंट्रीज़ इन्वॉल्व है जो कि इस तरीके के घर को बनाया गया है। ये आप देखोगे कि लार्ज स्पेसक्राफ्ट है जिसमें आप देखो कि ये ऑर्बिट करता है किसके चारों ओर, तो अर्थ के चारों ओर। अब तो आप लोग जान ही रहे हो कि अर्थ के चारों ओर ही ये आपका ऑर्बिट करेगा और एक तरीके का प्लेटफॉर्म है लॉन्ग टर्म रिसर्च के लिए, ह्यूमन हेल्थ की रिसर्च के लिए एक बहुत ही अच्छा खासा प्लेटफॉर्म भी है। मेन पार्टनर्स अगर कंट्री हम लोग देखें तो सबसे पहले तो ये यूएस है जिसका यहाँ पे स्पेस एजेंसी का नाम नासा है। हमारा इंडिया का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, इसरो है, ठीक है। वैसे यूएस का नासा है, रशिया का क्या है, रॉसकॉस्मोस है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी है, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी है जिसको कि जाक्सा भी कहते हैं, ठीक है, JAXA जाक्सा, और कैनेडियन स्पेस एजेंसी। तो ये इतने सारे कंट्रीज़ है जो कि मिलकर यहाँ पे ISS का यहाँ पे ये घर बनाए हैं, ठीक है। आप लोग लेमन लैंग्वेज में समझने का कोशिश कीजिए, ऐसा मत सोचिए कि हाँ ऐसे ही कुछ घर होगा, ईंट का, पत्थर का, सीमेंटेड का, पुट्टी होगा, उसमें वॉलपेपर लगे होंगे, उस तरीके की ये बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन हाँ स्पेस में रहने लायक जो है, जैसे जो भी ये लोग जाएंगे तो वो कहाँ रहेंगे, वही चीज़ है। आप लोग भी सोचते हो कि आपके रिलेटिव्स आएंगे तो कहाँ रहेंगे, ओयो होटल में क्यों रहेंगे, हमारा घर है वहाँ रहेंगे। उसी तरीके से ये भी बनाया गया है। इसमें कितने कंट्रीज़ का सहयोग है, तो यहाँ पे यूएस है, रशिया है, यहाँ पे जापान है, कनाडा है और कनाडा है और यूरोपियन यूनियन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। करेंट प्लान क्या है, करेंट प्लान है कि यहाँ पे स्पेस स्टेशन में जो है वो यहाँ पे कॉल फॉर द स्पेस स्टेशन टू बी ऑपरेटेड थ्रू एटलीस्ट यहाँ पे 2024, यानी कि ये जो स्पेस स्टेशन बनाया गया है ये एटलीस्ट कब तक ये ऑपरेट होगा, तो 2024 तक होगा। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होना चाहिए। देखिए ये इस तरीके के क्वेश्चंस यूपीएससी में बन सकते हैं, जैसे PSLV GSLV के बारे में पूछ लिया गया था यूपीएससी के द्वारा, तो ये भी आप लोग अनुमान लगा सकते हो कि ISS के द्वारा भी बनाया जा सकता है, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अब मैन्ड स्पेस मिशन के बारे में डिटेल में समझते हैं। मैन्ड स्पेस मिशन कहने का मतलब है कि ह्यूमन बींग को स्पेस फ्लाइट के द्वारा जो है सेंड करना है, वो भी अर्थ के ग्रेविटी के बियॉन्ड, यानी कि ये कहाँ स्पेस में जो है भेजना है। सबसे पहले कौन गए थे, तो इन अप्रैल 1961 में एक सोवियत यहाँ पे है यूरी गैगरियन, जो कि फर्स्ट पर्सन है जिनके द्वारा स्पेस में ये पहुँचे थे। और अब तक आप देखोगे सिर्फ रशिया, यूएस और चाइना है जिनके द्वारा ये मैन्ड मिशन को भेजा गया है स्पेस में। तो हम लोग यहाँ पे 4th कंट्री होंगे क्योंकि हमारा भी यहाँ पे मिशन है। इंडिया का जो इसरो है ये भी प्लान कर रहा है कि एक फर्स्ट यहाँ पे मैन्ड स्पेस मिशन जिसका नाम है गगनयान, और गगनयान को जो डिज़ाइन किया गया है इसमें 3 एस्ट्रोनॉट होंगे जो कि लो अर्थ ऑर्बिट में पहुँचेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट कहने का मतलब है कि जब अर्थ से उसको भेजा जाता है तो वहाँ की डिस्टेंस जो है वो 300 से 400 किलोमीटर तक होगा, और ये 5 से 7 दिन तक जो है हमारे 3 एस्ट्रोनॉट ये स्पेस में रहेंगे। ये जो एस्ट्रोनॉट है इनको कौन से व्हीकल से भेजा जाएगा, तो GSLV मैक 3 से ये भेजा जाएगा। ये आप याद रखिएगा, जैसे आप लोग चलते हो तो कौन से गाड़ी से आप चलते हो अपने घर से, सुजुकी की है, मर्सिडीज़ है, ऑडी है, कौन कौन सी आपकी गाड़ी है जिससे आप चलते हो। तो यही चीज़ें आप याद रखिए कि जो स्पेस में लोग जाएंगे तो वो कैसे जाएंगे, किस गाड़ी से जाएंगे, तो ये GSLV मैक 3 है, ठीक है। और जिसमें कि आप यहाँ पे इसकी कैपेसिटी है कि 4 टन सैटेलाइट को जो है ये लॉन्च कर सकती है। इसको GSLV को जो है ना बाहुबली भी कहा जाता है। ये जो लॉन्च व्हीकल है जियो स्टेशनरी लॉन्च व्हीकल जो है ये आपका जो है ना इसको बाहुबली भी कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा क्योंकि ये हेवी वेट की जो है ना सैटेलाइट को भी ये आपका आसमान में पहुंचा सकती है। साथ ही साथ आप लोग देखो कि GSLV मैक 3 जो है इसको कॉन्फ़िगर्ड किया गया है, इसमें 3 स्टेज व्हीकल होते हैं। 3 स्टेज इस तरीके से व्हीकल होते हैं,
ठीक है। सबसे पहला आप देखोगे कि 2 स्टेज जो है ना, यहाँ पे आपका मोटर रहेगा, 1 लिक्विड कोर स्टेज है और हाई थ्रस्ट क्रायोजेनिक है। यहाँ पे क्रायोजेनिक अपर स्टेज है, ये अपर स्टेज यहाँ पे क्रायोजेनिक देखने को मिलेगा। एक स्टेज आपका लिक्विड होगा और यहाँ पे 2 स्टेज जो है ना वो यहाँ पे सॉलिड होगा। ठीक है, 2 सॉलिड यहाँ पे होगा और यहाँ पे क्रायोजेनिक है, यानी कि लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का ये मिक्सचर होता है, इसको हम लोग क्रायोजेनिक कहते हैं। फाइन। और गगनयान की अगर नेशनल एडवाइजरी काउंसिल देखें तो ये भी बनाया गया था और इसमें जो मेंबर है ना वो डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज से है, जो कि वेरियस आस्पेक्ट यहाँ पे इस मिशन का बनाएंगे। गगनयान में क्या क्या है, तो गगनयान में आप देखो कि एक तो यहाँ पे स्पेस कैप्सूल रिकवरी एक्सपेरिमेंट है, साथ ही क्रू मॉड्यूल एटमॉस्फेरिक रेंटरिंग एक्सपेरिमेंट है और यहाँ पे GSLV मैक 3 है, रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन है, क्रू स्केप सिस्टम है और ये आपका पैड अबाउट टेस्ट है। तो इतने तरीके की चीज़ें हैं जो कि गगनयान में आपका जाएगा। ठीक है, तो इसको इतना डिटेल में आप समझने जाओ तो फिर तो आपको एक एक पार्ट पुर्जा निकाल के आपको समझना होगा, उतना समझने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ें जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो आप पढ़ने का कोशिश कीजिए, उसको समझने का कोशिश कीजिए। यूपीएससी कभी भी इस तरीके की स्टूपिड चीज़ नहीं पूछेगी, क्योंकि इससे आपका कुछ लेना देना नहीं है, वो बस आपके IQ को टेस्ट करती है। तो IQ में बस आपको याद रखना है कि गगनयान में हाँ इस तरीके की चीज़ें जाएगी, थोड़ा बहुत 1-2 बार आप रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली जो है ना वो रिकॉल हो जाएगा। बट इसके बारे में डिटेल में नहीं जाना है। अब आपको साइंटिस्ट तो बनना नहीं है, अब आपको यहाँ पे व्हीकल तो बनाना नहीं है, तो फिर ये सारे पार्ट पुर्जे जान के आप क्या करोगे। आपको पता होना चाहिए कि गगनयान का सिग्निफिकेंस क्या है। इस मिशन से क्या होगा ना कि हमारे इंडिया का जो स्पेस एक्टिविटी है उसमें वैल्यू एडिशन होगा। अब तक जो इसरो है इसकी बहुत ज़्यादा आप देखते हो कि हम लोग जो चंद्रयान 2 भेजे थे उसमें भी हमारी बहुत ज़्यादा प्रशंसा हुई थी। हालांकि हम लोग वो टारगेट को अचीव नहीं कर पाए थे, लेकिन जो भी हुआ था उसमें जितना भी हम लोग टारगेट को अचीव किए थे वो बहुत ही ज़्यादा हमें अप्रेस किया गया था। वही तरीके से आप देखो कि एक और हम लोग यहाँ पे नया मिशन लेकर आ रहे हैं जिसमें कि ह्यूमन बींग को हम लोग स्पेस में भेजेंगे, तो हम लोग पूरे वर्ल्ड में चौथे नंबर पर कंट्री काउंट हो जाएगी। तो इससे हमारी वैल्यू बढ़ जाएगी कि हाँ इंडिया का स्पेस एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और बहुत ही ज़्यादा जो है ये आप लोग अपडेटेड कह सकते हो। यहाँ पे रीइस्टैब्लिश भी हो सकता है इंडिया का जो रोल है एज ए की प्लेयर, यानी कि न्यू स्पेस इंडस्ट्री में हम लोग जो है ना फिर से अपने आप को इस्टेब्लिश कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग देखो कि जो आउटर स्पेस का सिक्योरिटाइजेशन है उसका इम्पैक्ट हमारे नेशनल सिक्योरिटी पे भी पड़ता है, तो उसके ऊपर भी हम लोग ध्यान दे सकते हैं। स्पिन ऑफ टेक्नोलॉजी, यानी कि जो टैलेंट का अट्रैक्शन है साइंटिफिक कैरियर और साइंटिफिक नॉलेज में, ये ज़्यादा से ज़्यादा हो पाएगा। आज की डेट में आप देखो कि कोई भी जो बच्चे हैं वो कहते हैं कि मैं साइंटिस्ट बनूंगा, मैं रिसर्चर्स बनूंगा, तो पेरेंट्स मना कर देते हैं क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि हमारे इंडिया में इस चीज़ का ज़्यादा स्कोप है। बट अगर इस तरीके से इसरो की बहुत अच्छी डिमांड हो जाएगी, बहुत अच्छा, अब तक तो जो इसरो का काम है वो बहुत ज़्यादा सराहनीय जाता है, लेकिन अगर इस तरीके का भी हम लोग काम कर लेते हैं तो एक काबिलियत तारीफ़ हो जाती है। फिर आगे चलकर अगर कोई भी बच्चा ये कहना चाहेगा कि वो इसरो के साइंटिस्ट बनना चाहेंगे, रिसर्चर्स बनना चाहेंगे, सैटेलाइट बनाना चाहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि हमारे कंट्री में कोई भी पेरेंट्स जो है इसको मना करेंगे। बच्चों को सिर्फ इंजीनियरिंग डॉक्टर पढ़ाने के अलावा भी और भी ज़्यादा यहाँ पे स्कोप ओपन हो पाएगा। तो वही चीज़ें है कि हमारी जो टैलेंट है वो साइंटिफिक कैरियर और साइंटिफिक नॉलेज में और ज़्यादा बाहर निकल कर आ पाएगी। और ये भी एक्सपेक्ट लगाया जा रहा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हमारे कंट्रीज़ में जो है और बेटर हो पाएगा, क्योंकि अगर बच्चे यहाँ पे आएंगे तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। आपको देखने को मिलता है कि ज़्यादा भीड़ कहाँ है, सारे बच्चे चले गए हैं इंजीनियरिंग करने। अब वही इंजीनियरिंग बच्चे जो है ना बेरोज़गार घूम रहे हैं, वही चले आ रहे हैं यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब में, जो बैंकों का एग्ज़ाम में घुस रहे हैं। बैंकों का एग्ज़ाम अगर इंजीनियर देने लगे तो बेचारे वो जो सिंपल ग्रेजुएशन वाले हैं, BA ऑनर्स वाले हैं, वो कहाँ जाएंगे। तो इंजीनियर्स यहाँ घुस रहे हैं, इंजीनियर सिविल सर्वेंट में घुस रहे हैं, क्योंकि उनका अपने लेवल पे तो कोई उनका उतना ज़्यादा जॉब अपॉर्चुनिटी है नहीं। तो इसलिए आप देख रहे हो कि ऐसा हो रहा है कि इंजीनियर्स ही भरे पड़े हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है। अब सारे इंजीनियर्स को एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमारे यहाँ लिमिटेड अपॉर्चुनिटी है, तो फिर कैसे हो पाएगा। तो ये बेटर है ना कि आप लोग इंजीनियरिंग और डॉक्टर वाले फील्ड को छोड़िए, और भी आपका करने का स्कोप है उसमें जाइए, फैशन टेक्नोलॉजी में जाइए, लॉ कीजिए या फिर साइंटिस्ट बनिए, रिसर्चर्स बनिए, बहुत सारी चीज़ें और भी फील्ड है। लेकिन बात ये है ना कि उन सबको भी इसी तरीके से फेमस करना है जैसे इंजीनियर और डॉक्टर हमारे की सोसाइटी में फेमस है। वो सारी चीज़ें भी फेमस होगी तो पेरेंट्स क्यों यहाँ पे फोर्स करेंगे, क्यों 3 इडियट वाला सीन आज तक चलते आएगा कि लड़की हुई तो डॉक्टर होगी, लड़का हुआ तो इंजीनियर होगा, है कि नहीं। इस चीज़ को तोड़ना है, ये स्टेरियोटाइप थिंकिंग को अब तोड़ने की ज़रूरत है। तो ये ऐसा हो सकता है अगर हम लोग यहाँ पे ये मैंड मिशन को अगर सक्सेसफुल कर ले तो ज़रूर ऐसा हो सकता है। हर कोई सोचेगा कि हाँ मैं भी अपने बेटे और बेटियों को जो है स्पेस पे भेजूंगा, एस्ट्रोनॉट बनाऊंगा। इस तरीके से पेरेंट्स भी अपने दिमाग में जो है एक बना सकते हैं और बच्चों को उसी तरीके से डायरेक्शन दे सकते हैं, ठीक है। और इससे हमारा क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट भी हो पाएगी, और जो इंडस्ट्रियल की कैपेबिलिटीज़ है वो कहीं ना कहीं और ज़्यादा बढ़ेगा, है कि नहीं।
अब यहाँ पे और चीज़ें समझते हैं कि चैलेंजेस क्या है इंडिया के सामने, कि हम लोग यहाँ पे मैन्ड स्पेस मिशन तो कर रहे हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि सब कुछ बहुत अच्छा होता है, चैलेंजेस तो होती ही है। तो सबसे पहले हमारे यहाँ जो एकदम फेमस चैलेंज है वो होता है फिनेंशियल, यानी कि ये मिशन में बहुत ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, साथ ही साथ यहाँ पे हाई टेक्नोलॉजी इंटेंसिव्स की ज़रूरत होती है। अगर हम लोग गगनयान का इनिशियल कॉस्ट अगर हम लोग देखें कि एकदम बेसिक खर्चा कितना है, तो 12,000 करोड़ है। इसरो को ज़रूरत है कि वो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को कम से कम बजट में वो यहाँ पे कॉम्पीट करे, और यहाँ पे 10,000 करोड़ ही सिर्फ रखा गया है, ठीक है। दूसरी पहली बात ये है। दूसरी है टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस है, यानी कि आप लोग को पता है कि हमारे यहाँ उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, जैसे कि अदर स्पेसक्राफ्ट आप मैंड स्पेसक्राफ्ट देखते हो, तो इसमें कम वापस सेफली आ जाए इस चीज़ की ज़रूरत होती है। यानी कि हम लोग भेज तो दिए हैं हम लोगों को इस स्पेस में, लेकिन वो वहाँ पे 5 से 7 दिन रहने के बाद वो वापस भी अच्छे तरीके से हमारे घर वापस आ जाए, इसकी भी हम लोग को ध्यान में रखनी है। तो ये सारा चीज़ करने के लिए जो है ना, हमें टेक्नोलॉजी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। यहाँ पे टेम्परेचर भी ध्यान में रखना होगा कि हाई टेम्परेचर भी हो सके, साथ ही एक अच्छा खासा स्पीड और एंगल को भी यहाँ पे प्रोजेक्ट करना होगा, तो वो सारी चीज़ें के लिए भी यहाँ पे प्रॉब्लम है। साथ ही क्रू स्पेस सिस्टम का भी यहाँ पे कहा जा रहा है कि इमरजेंसी एस्केप मैकेनिज्म भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा एस्ट्रोनॉट को। अगर मान लीजिए कि कोई फॉल्टी लॉन्च हो गया, जैसे कि आप लोग देखते हो कि अगर GSLV जो भी लॉन्च व्हीकल है, अगर वो गलत तरीके से लॉन्च हो गया, तो जितने भी एस्ट्रोनॉट हो तो उनको ये भी बताना होगा कि वो कैसे जो है यहाँ पे एस्केप कर सके उस क्रू सिस्टम से। जो है वो यहाँ पे जो जिस गाड़ी में वो बैठे, अगर वो एक्सीडेंट होने वाला है, तो आप क्या करते हो, गाड़ी का गेट खोलकर कूदने का कोशिश करते हो, विंडो से कूदने का कोशिश करते हो, कहीं से भी अपने आप को बचाने का कोशिश करते हो। तो वही चीज़ें स्पेस क्राफ्ट में भी है कि अगर स्पेसक्राफ्ट ऊपर जा रहा है, वो अगर गलत हो गया, उसमें अगर किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो गया, तो उससे जो है एस्ट्रोनॉट कैसे बाहर निकल सके, इसकी भी यहाँ पे टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। थर्ड है यहाँ पे कि हम लोग को रीजनरेटिव इन्वायरमेंट को यहाँ पे डेवलप करना है। जैसे एस्ट्रोनॉट जो है ना, वो सिर्फ लिमिटेड सप्लाई ही अपने साथ ले जा सकते हैं। अब आप लोग समझते हो स्पेस में जाना है, यानी कि वो लोग सारी चीज़ें अपने ही कैरी करते हैं, और वहाँ की इन्वायरमेंट जो है, हम लोग जिस अर्थ में रह रहे हैं वहाँ यहाँ की इन्वायरमेंट से टोटली डिफरेंट है। तो उनको वहाँ पे अगर वो जा रहे हैं, तो उनको कंटिन्यूस जो है ऑक्सीजन सप्लाई होना चाहिए, फूड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, और कैसे ह्यूमन की जो वेस्टेज है, यानी कि आप देखते हो पी वगैरह और पी वगैरह सब कुछ जो है उनको वहाँ पे मैनेज करना होता है। वो जिस तरीके से जाते हैं उस तरीके से वो वापस लेकर आते हैं। तो ये सारी चीज़ भी जो है ना बेटर तरीके से हो सके। साथ ही हेवियर रॉकेट की हमें ज़रूरत है, यानी कि हेवी लिफ्ट जो रॉकेट है वो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हमारे मिशन आर्किटेक्चर को, और ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है हमारे मिशन व्हीकल्स को भी। तो ये एक टेक्नोलॉजी की यहाँ पे ज़रूरत है। अब पता नहीं इतनी टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग आगे बढ़ पाएंगे कि नहीं। थर्ड यहाँ पे प्रॉब्लम है कि एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग देना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि हमारे कंट्री में ये पहली बार हो रही है, कोई अब तक जो है ऐसा कोई हमारे यहाँ से कोई भी नहीं गया, मतलब कि ऐसा कोई भी तो स्पेस में रहने के लिए नहीं गया ना। तो यही प्रॉब्लम है। और एस्ट्रोनॉट को कहाँ रहना है, तो जीरो ग्रेविटी में रहना है। जैसे अभी हम लोग रह रहे हैं ग्रेविटी के बेसिस पे रह रहे हैं, जो भी चीज़ आप लोग जंप करते हो तो आप लोग वापस से धरती पे आ जाते हो, ऐसा थोड़ी जंप करते हो तो उड़ के चले गए बलून जैसा तो उड़ नहीं जाते हो। लेकिन हाँ, वही चीज़ आप अगर स्पेस में जाते हो, अगर आप जंप किए ना, जंप किया, आप चल भी नहीं सकते वहाँ, तो स्पेस वॉक कहने का मतलब है कि आप उड़ने लगते हो। तो वो उड़ना और अपने आप को मैनेज करना, ज़ीरो ग्रेविटी में आप कैसे रह सकते हो। आप ये भी देखे होंगे कि जो आप टूथपेस्ट जब आप अपने ब्रश में लगाते हो तो वो आपको ठीक दिखता है, लेकिन यही जब ऊपर आप जाओगे ना तो ये उल्टा हो जाएगा। टूथपेस्ट नीचे गिरने की जगह वो ऊपर गिरेगा। पानी जो हम लोग पीते हैं तो पानी नीचे गिरने की जगह पानी ऊपर चला जाता है, क्योंकि ग्रेविटी ज़ीरो है। तो हर एक चीज़ को कैसे मैनेज करना है इसकी ट्रेनिंग देनी पड़ती है, तभी आप लोग 5 से 7 दिन जो है ना वो स्पेस में आप सर्वाइव कर पाओगे। तो यहाँ पे एस्ट्रोनॉट को कितना बेटर तरीके से यहाँ पे ट्रेनिंग दिया जाएगा, इसकी भी एक प्रॉब्लम है। साथ ही अवेयरनेस, यानी कि जितने सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं रॉकेट और सैटेलाइट के पाथ में, और कम्युनिकेशन एक मेजर चैलेंज है, क्योंकि आपको पता है कि ऊपर जाने के बाद, ऊपर मीन्स स्पेस में जाने के बाद कम्युनिकेशन एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। तो इसको कैसे टैकल किया जाएगा। 2012 में जो है ये टारगेट को सेट किया गया था कि ट्रेनिंग सेंटर होना चाहिए एस्ट्रोनॉट के, और ये प्रोजेक्ट जो है धीरे धीरे करके इतना डिले हो गया कि आज की डेट में ऐसा हो गया ना कि हमारे कंट्री में तो ऐसा कोई नहीं है कि हमें हमारे एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दे सके। तो हम लोग दूसरे कंट्री से ट्रेनिंग ले रहे हैं, और यहाँ पर हमें मदद कर रहा है रशिया के द्वारा हमारे एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। ये भी आप ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे कहीं से भी। तो ये सारी कुछ चैलेंजेस है। चैलेंजेस कहाँ है, सबसे पहले पैसे को लेके चैलेंजेस है, दूसरा यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेके चैलेंजेस है, और तीसरा यहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट को ट्रेनिंग देना है उसमें चैलेंजेस है।
वे फॉरवर्ड में बताया जा रहा है कि हमें प्राइवेट सेक्टर्स का मदद लेना चाहिए। इसरो में आप देख रहे हो कि प्राइवेटाइजेशन करने की बात की जा रही है, स्पेस प्राइवेटाइजेशन की बात हुई थी। तो अब यहाँ पे ज़रूरत है ना कि हम लोग यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर्स की कैपेबिलिटीज़ को देखें और साथ ही साथ उसको यहाँ पे इंक्लूड भी करें, जिससे कि हमारा यहाँ पे कोलैबोरेशन बढ़ेगा और जिससे कि हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा बेटर तरीके से डेवलप कर पाएंगे। प्राइवेट सेक्टर्स आएगी तो वो टेक्नोलॉजी भी लाएगी, पैसे भी लाएगी और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा टैलेंट भी लेकर आएगी, है कि नहीं। साथ ही हमें अपना इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को और ज़्यादा बढ़ाना चाहिए। रशिया जैसे हमारे एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो उसके अलावा हमें और भी कंट्री से मदद लेना चाहिए। जैसे यूएस और फ्रांस है, वो ऑलरेडी यहाँ पे अपने एस्ट्रोनॉट को ट्रेन कर चुके हैं, तो ये भी हो सकता है कि हमारे एस्ट्रोनॉट को वो और भी तरीके से वो यहाँ पे ट्रेनिंग दे सके। साथ ही हमें ब्यूरोक्रेटिक जो हेजल है ना, उससे अलग हटके हमें काम करने की ज़रूरत है। क्रायोजेनिक जो इंजन डेवलपमेंट है, इसको डिले किया गया था और वो भी डिकेड तक। क्यों? क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक हेजल है, ये अलाउ ही नहीं करते। जितने भी ब्यूरोक्रेट्स होते हैं यहाँ पे उनको साइन करना होता है या फिर उनको हामी देनी होती है, कुछ और तरीके की प्रॉब्लम है जो कि यहाँ पे इनके टसल के कारण जो है ना, ये सारी चीज़ें अभी तक नहीं हुई है। तो जो भी काम करना है इसरो का, स्पेस का जो भी काम करना है, वो सारी चीज़ें जो है ना ब्यूरोक्रेटिक्स के बाहर होना चाहिए, तभी जाके वो इंडिपेंडेंट बॉडी काम कर पाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे कि कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। हमारे इसरो के पास बहुत ही अच्छा खासा कैपेसिटी है। अब इसरो तो ऐसा भी काम कर रहे हैं कि स्कूल के बच्चे जिनमें कि साइंटिस्ट बनने का इंटरेस्ट है, जो यहाँ पे रिसर्च करना चाहते हैं, सैटेलाइट बनाना चाहते हैं, तो उन सब बच्चों के लिए यहाँ पे एक अलग से प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है युविका। इट मे बी आस्क्ड कि युविका क्या है। तो युविका में ऐसा है कि 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट जिनको भी इंटरेस्ट है इस तरीके के सैटेलाइट और स्पेस से, तो उनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी। सिमिलर प्रोग्राम को भी इसी तरीके से और कैरिड आउट करना चाहिए, जिससे कि हमारे जो यूथ है, हमारे जो युवा है, जिनके अंदर इस तरीके का इंटरेस्ट है, उनको हम लोग और बाहर निकाल कर ला सकें। तो हमें अपनी कंट्री में कैपेसिटी बिल्डिंग करने की ज़रूरत है। साथ ही ह्यूमन स्पेस फ्लाइट में जो भी चैलेंजेस है उसको ओवरकम करना है, जिससे कि हम बेटर तरीके से यहाँ पे सोसाइटल, साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो भी ज़रूरत है वो हम लोग पूरा कर सकें। तो यहाँ पे ये हम लोग ने देखा मैंड स्पेस मिशन स्टार्ट किससे किए हैं? क्रू 1 मिशन से। तो याद रखना ये नासा का मिशन है। वैसे ही है जैसे हम लोग यहाँ पे गगनयान में अपने 3 को भेज रहे हैं, 3 एस्ट्रोनॉट को हम भेज रहे हैं, लेकिन 4 एस्ट्रोनॉट को यहाँ पे नासा के द्वारा भेजा जा रहा है। आईएसएस के बारे में हमने देखा, मैंड स्पेस मिशन क्या है इसके बारे में देखा, हमारा जो गगनयान है उससे क्या फ़ायदा होगा, क्या सिग्निफिकेंस है उसको हमने देखा। साथ ही क्या क्या चैलेंज है इंडिया के सामने जो कि इस तरीके का मैंड स्पेस हम लोग मिशन लेकर जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हम लोग ने देखा और अभी वे फॉरवर्ड हम लोग ने देखा। अब इसके बाद एक और है जिसको कि शुक्रयान कह रहे हैं, गगनयान है, ये है शुक्रयान, यानी कि शुक्र वेनस प्लैनेट को कहते हैं। तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसरो के द्वारा यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया गया है 20 स्पेस बेस्ड एक्सपेरिमेंटल प्रपोजल है, जिसमें कि यहाँ पर प्रपोज किया जाएगा वेनस ऑर्बिटर मिशन, जिसका नाम है यहाँ पे शुक्रयान। इसरो के द्वारा यहाँ पे आइडिया लाया गया है कि कैसे साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट और पेलोड जो है वो वेनस बेस्ड मिशन में हम लोग भेजें, और ये आइडिया जो है ऑलरेडी 2018 में आया था। इस मिशन में 20 आप देखोगे कि प्रपोजल है जिसको रिसीव किया गया है, और साथ ही साथ कहाँ से, तो रशिया, फ्रांस, स्वीडन और जर्मनी से। साथ ही 1 ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट किया गया है कि फ्रांस का वायरल इंस्ट्रूमेंट है। तो वायरल क्या है? वेनस इंफ्रारेड एटमॉस्फेरिक गैस लिंकर है। साथ ही साथ आप देखो यहाँ पे कि इंडिया में अगर हम लोग मिशन देखें वेनस का, तो स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स है जिसको कि यहाँ पे इंगेज किया गया है, और जो पॉसिबल डिटेक्शन है फॉस्फीन का वेनस अपर एटमॉस्फेयर में, तो ये भी यहाँ पे जो है ना बता रहा है कि वेनस में भी कहीं ना कहीं लाइफ है। तो लेकिन अभी तक आप लोग देखो कि कोई भी ह्यूमन बींग जो है वेनस तक नहीं पहुँचे, किसी भी लोगों को यहाँ पे वेनस प्लैनेट तक नहीं भेजा गया है। और स्पेसक्राफ्ट जो कि यहाँ पे भेजा जाएगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा लास्ट नहीं रहेंगे, क्योंकि हाई सरफेस टेम्परेचर है। वेनस में भी आप जानते हो कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, जैसे अर्थ में गर्मी बहुत ज़्यादा है वैसे वेनस में भी गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए यहाँ पे कोई भी लोगों को अभी तक नहीं भेजा गया है। लेकिन आप यहाँ पे वेनस प्लैनेट के बारे में थोड़ा डिटेल में देख लीजिए, तब आप समझ पाएंगे कि ये जो शुक्रयान है ये कैसा होगा, फॉर्मेशन कैसे हुआ ये वेनस प्लैनेट का। तो ये बिलीव किया जाता है कि जैसे अर्थ और वेनस है ना, ये दोनों एक शेयर ओरिजिन ही ये आपका जो है शेयर करते हैं, यानी कि इनका जो उत्पत्ति हुआ है वो एक जैसा ही हुआ है, इसलिए इनको जो है ट्विंस प्लैनेट कहते हैं, वेनस और अर्थ को। ठीक है, साथ ही साथ देखें तो सिमिलैरिटी है अर्थ में, अर्थ के जैसा इसमें काफ़ी सिमिलर देखने को मिलता है। वेनस की रेडियस आप देखोगे 6052 किलोमीटर है, डेंसिटी यहाँ पे 5250 किलोमीटर केजी पर मीटर क्यूब है।
ग्रेविटी यहाँ पे 8.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो ये जैसे आपको देखने को मिलेगा, ये हूबहू आपको सिमिलर देखने को मिलेगा अर्थ से। अर्थ का ग्रेविटी रेडियस आप देखो 6378 किलोमीटर है, डेंसिटी भी आपका लगभग सेम ही है और ग्रेविटी भी आपको लगभग सेम देखने को मिलेगा। इसलिए वेनस और अर्थ का जो यहाँ पे रेडियस, डेंसिटी और ग्रेविटी है वो ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलता है। साथ ही वेनस की बात करें तो इसमें सेंट्रल कोर है, रॉकी मेंटल है और सॉलिड क्रस्ट है। जैसे अर्थ में आप देखते हो कि 3 पार्ट होता है, ये आपका अपर पार्ट होता है क्रस्ट जिसमें हम लोग रहते हैं, उसके बाद है मेंटल और उसके बाद है कोर। तो यहाँ पे क्रस्ट में आपको क्या देखने को मिलता है, सियाल यानी कि सिलिकॉन और एल्यूमिनियम देखने को मिलता है। मेंटल में क्या होता है, सीमा, सिलिकॉन और यहाँ पे मैग्नीशियम होता है। और यहाँ पे कोर में क्या होता है, नीफे, यानी कि यहाँ पे आयरन और निकल आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो यही चीज़ें इसी तरीके से यहाँ पे भी आपका कैटेगराइजेशन किया गया है वेनस में भी। इवन तो आप देखोगे कि वेनस जो है ना अर्थ के ही साइज का है, जितना बड़ा अर्थ का प्लैनेट है उतने ही आपको जो है वेनस का भी प्लैनेट देखने को मिलेगा। लेकिन आप देखोगे कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है जैसे अर्थ का है, तो अर्थ के कंपैरिजन में मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा कमज़ोर देखने को मिलता है। वेनस में आप देखो जैसे हमारे इंडिया में माउंटेन है, वैली है और बहुत सारे वोल्केनोज इरप्ट होते हैं, उसी तरीके से ये वेनस में भी पाया गया है कि वहाँ पे भी पहाड़ है, वैली है और बहुत सारा जो है वोल्केनो वहाँ पे भी इरप्ट होता है। साथ ही वेनस की बात करें तो इसको ट्विन सिस्टर कहा जाता है अर्थ के साथ, क्योंकि इसकी सिमिलैरिटी है साइज को लेकर, मास को लेकर, डेंसिटी को लेकर, बल्क कंपोजिशन को लेकर और ग्रेविटी को लेकर। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वेनस, क्योंकि आप समझ सकते हो कि वेनस की कितनी सिमिलैरिटी है अर्थ के साथ, तो इसको याद रखने में आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगा। अब वहाँ के एटमॉस्फेयर के बारे में देखते हैं। वेनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कौन कौन सी गैसेज है, तो कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसमें कि आप देखो कि सल्फ्यूरिक एसिड ड्रॉपलेट भी होता है क्लाउड के साथ, और साथ ही साथ सन की हीट भी है, वहाँ पे गर्मी भी आपको देखने को मिलेगा। सरफेस टेम्परेचर जो है वो 880 डिग्री फ़ारेनहाइट में है, ठीक है, और 470 आपको डिग्री सेल्सियस में देखने को मिलेगा, यानी कि बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि सन से ये 30% क्लोज़र है, 30% क्लोज़र है, ये आप समझिए, यानी कि अर्थ थोड़ा दूर में है लेकिन वेनस जो है पास है। ठीक है, आप लोग अगर सोलर सिस्टम पढ़े हो तो उसमें 8 प्लैनेट्स जो होते हैं, तो ये सन है, इसके चारों ओर इस तरीके से 8 प्लैनेट्स होते हैं। तो ये मरकरी, वेनस, उसके बाद आपका आता है अर्थ। ठीक है, तो ये आपको 8 तरीके का, आप लोग ने बचपन में इस तरीके का डायग्राम बहुत बनाया होगा। ठीक है, 8 प्लैनेट को सजाकर, पहले तो 9 था, प्लूटो को बाहर रख दिया गया है। ठीक है, तो ये है सन, ये है मरकरी जो कि सबसे ज़्यादा क्लोज है और सबसे ज़्यादा गर्म प्लैनेट भी है। उसके बाद आपका सेकंड नंबर पे आता है वेनस और थर्ड नंबर पे आता है ये अर्थ। तो सेकंड नंबर पे वेनस आता है, इट मीन्स कि ये सन से ज़्यादा पास है। वहीं अगर अर्थ की बात करें तो ये सन से थोड़ा दूर है वेनस के कंपैरिजन में। ठीक है, वेनस में आप देखोगे तो इसको ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी कहा जाता है सोलर सिस्टम में, क्योंकि ये पूरा क्लाउड से ही कवर किया गया है और इसमें जो है रिफ्लेक्ट और स्कैटर करता है सन, यानी कि पूरा बादल है तो बादल से आपका जो है ना ये सनलाइट आता है, तो फिर ये रिफ्लेक्ट बैक करता है और इससे जो है ना पूरा सनलाइट स्कैटर भी हो जाता है। इसी के साथ ऑर्बिट और रोटेशन अगर हम लोग देखें तो वेनस जो है ना वो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है, यानी कि ये आपका ईस्ट है और ये वेस्ट है, तो ईस्ट टू वेस्ट इस तरीके से जो है वेनस ये रोटेट करता है। लेकिन अर्थ की अगर हम लोग बात करें तो अर्थ की यहाँ पे कैसे होती है, वेस्ट टू ईस्ट हम लोग यहाँ पे रोटेट करते हैं, और एक रोटेशन में कितना यहाँ पे आप लोग देखोगे कि 243 अर्थ डे ये कंप्लीट होता है, जो कि लॉन्गेस्ट डे होता है किसी भी प्लैनेट का हमारे सोलर सिस्टम में। यानी कि वेनस जो यहाँ पे रोटेट करता है उसको रोटेट करने में जो है ना 1 रोटेशन में 243 अर्थ का दिन उसको लगता है, जो कि सबसे बड़ा है। वेनस में आप देखो तो कंप्लीट ऑर्बिट ये करता है, सन का जो है पूरा ये चक्कर लगाता है, और वो भी 225 अर्थ डे में। और ऑर्बिट अगर सन के चारों ओर देखें तो ये मोस्ट सर्कुलर है, यानी कि इस तरीके से सर्कुलर के शेप में होता है। बाकी आप देखोगे ना तो बाकी सब ओव्यूल शेप में रहते हैं, जैसे कि आपका एग होता है ना ओव्यूल शेप में, तो उस शेप में सब कोई सन का चक्कर लगाता है। लेकिन वेनस जब सन का चक्कर लगाता है तो वो ऑलमोस्ट आपका सर्कुलर होता है। सबसे इंटरेस्टिंग बात कि वेनस में अपना कोई मून नहीं है, वहीं अर्थ में देखें तो हमारा एक मून है, लेकिन वेनस में किसी भी तरीके का उसका अपना मून नहीं है। ठीक है, अदर मिशन अगर हम लोग वेनस में देखें, अच्छा ये बाद में देखेंगे, अभी हम लोग शुक्रयान के बारे में समझिए। तो शुक्रयान एक मिशन है जो कि वेनस में जाएगा, स्टडी करेंगे इस ग्रह को पूरी तरीके से, और ये 4 साल से ज़्यादा लगेगा, क्योंकि इसको लॉन्च किया जाएगा या तो 2024 में या तो 2026 में। ठीक है, साथ ही ये जो मिशन का लॉन्च होगा ये ऑप्टिमल यहाँ पे लॉन्च विंडो होगा, जिसको कि स्पेस क्राफ्ट के फ्यूल को ये मिनिमाइज़ किया जाएगा। जैसे कि जब भेजा जाएगा स्पेस क्राफ्ट को ना, तो इसमें ज़्यादा फ्यूल की खर्चे ना हो, इस तरीके का यहाँ पे प्रैक्टिस लगाया जाएगा। पेलोड कैपेबिलिटी देखें कि कितना ये अपने साथ जो है सेटेलाइट वगैरह ले जाएगा, तो यहाँ पे रखा गया है कि 2500 kg का यह सेटेलाइट होगा, और ये 175 kg विथ 500 वाट ऑफ पावर। यहाँ पे प्लान किया गया है कि GSLV Mac 2 रॉकेट होगा या फिर GSLV Mac 3 रॉकेट होगा, अभी तक ये फिक्स नहीं किया गया।
प्रपोज्ड ऑर्बिट देखें तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि 500 से 60,000 किलोमीटर होगा, वो भी वेनस के अराउंड। और एक साल में जो है ना, यहाँ पे आप देखो कि एरो ब्रेकिंग टू लोअर इट्स ऑर्बिट टू 200 बाई 600 किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे जो एक साल में आप देखो जो यहाँ पे ऑर्बिट करेगा तो पहले 600 किलोमीटर होगा, लेकिन ये कम होकर 200 किलोमीटर हो जाएगा। साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव अगर हम लोग मिशन का देखें तो इसमें क्या है ना कि कैसा वेनस के ग्रह का ये सरफेस है उसको इन्वेस्टिगेट किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे जो है सोलर जो विंड इंटरैक्शन है उसको यहाँ पे स्टडी किया जाएगा। कैसा जो प्लैनेट का एटमॉस्फेयर है उसका क्या स्ट्रक्चर है, क्या कंपोजिशन है, क्या डायनेमिक्स है, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे स्टडी की जाएगी। साथ ही इंस्ट्रूमेंट देखिए कि इस मिशन में क्या क्या जाएगा, तो सबसे पहले सार है यानी कि सिंथेटिक अपर्चर रडार है, जो कि यहाँ पे वेनेशियन सरफेस यानी कि वेनस ग्रह की जो सरफेस है उसको यहाँ पे देखा जाएगा कि यहाँ पे कितने थिक क्लाउड है, क्योंकि बादल माना जाता है कि बादल बहुत ज़्यादा है, तो कितने मोटे परत है बादल की, क्या पॉसिबल है क्या इम्पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जाएगा। स्टडीज़ की अगर इंडियन कोलैबोरेशन देखें, क्योंकि हम लोग स्वीडन के साथ यहाँ पे कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो ये जो वेनेशियन न्यूट्रल एनालाइजर है वो यहाँ पे एग्जामिन करेंगे कि कितना चार्ज्ड पार्टिकल जो है वो सन से निकल कर आ रहा है और वेनस के एटमॉस्फेयर में इंटरेक्ट कर रहा है, जो चीज़ें हम लोग चंद्रयान-1 में देखे थे। साथ ही इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे जाएगा जिसमें कि प्लैनेट का एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से एग्जामिन करेगा कि एटमॉस्फेयर में इंफ्रारेड अल्ट्रा वायलेट रेड वेवलेंथ किस तरीके से है, क्या है, कितना है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखा जाएगा। ठीक है, ये तो रहा शुक्रयान जो कि वेनस का है। इसके साथ साथ और भी मिशन अब हम लोग देख लेते हैं कि कौन कौन सा मिशन है। वेनेरा है, वेनेरा सीरीज़ ऑफ सोवियत यूनियन का है, यूएसएस सोवियत यूनियन यूएसएसआर है, तो यहाँ पे इसका वेनेरा सीरीज़ है। साथ ही साथ मैरिनर है जो कि नासा का है। यूरोपियन यूनियन का अगर हम लोग देखें तो वेनस एक्सप्रेस है। जापान का देखें तो अकाट्सुकी स्पेस है, स्पेस क्राफ्ट है। नासा का देखें तो मैगेलन मिशन है। ठीक है, और ये सारी मिशन है जिसके कारण हम लोग वेनस के टेम्परेचर और डेंसिटी को डिटेक्ट कर पाए हैं और समझ पाए हैं कि वेनस के एटमॉस्फेयर में कितना कॉम्पोजिशन है, किस किस गैस का कॉम्पोजिशन है और कितना डायनेमिक है। लेकिन और भी डिटेल्स है जो है यहाँ पे इंडिया के द्वारा अब ये लिया जा रहा है कि इंडिया अब इसके बारे में कुछ खोज पड़ताल करेगा और वेनस के बारे में भी कुछ डेटाज जो है वो लेकर आएंगे। अब यहाँ पे समझिए कि क्यों हम लोग स्पेस को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं, कभी मार्स पे जा रहे हैं, कभी जुपिटर पे जा रहे हैं, कभी यहाँ पे जूनो जो हमारा मिशन, हमारा नहीं, जूनो जो मिशन था नासा का वो जुपिटर के लिए था। तो सैटर्न पे भी आप देखोगे कि दूसरे कंट्रीज़ का सैटर्न पे भी है, हम लोग यहाँ पे वेनस पे भी लग गए हैं पीछे, तो क्यों इतने सारे प्लैनेट्स को जो है एक्सप्लोर कर रहे हैं, क्या ज़रूरत है। तो जो मार्स का एक्सप्लोरेशन था इससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग को एविडेंस मिला कि सिर्फ पृथ्वी में ही पानी नहीं है, दूसरे ग्रह में भी पानी पाया जाता है और मार्स में भी पानी है। फर्दर हम लोग ये भी समझ पाए हैं कि मार्स पे भी जो है ना हम लोग लोगों को शिफ्ट कर सकते हैं, वहाँ पे भी जीवन जो है वो चल सकता है, जैसे हम लोग अर्थ में रह रहे हैं वैसे ही जो है मार्स में भी जी सकते हैं। तो जब एक्सप्लोर किए तभी तो पता चला ना। साथ ही साथ आप लोग देखो कि इसी तरीके का जो है रिसर्च हम लोग जो है दूसरे प्लैनेट में भी कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर हम लोग अर्थ के अगल बगल जितने भी प्लैनेट हैं, क्योंकि वेनस आप देखो हमारे बगल में ही है, तो उसको अगर हम लोग स्टडी करेंगे कि उसमें कैसे मटेरियल पाए जाते हैं, उसका कैसे सोलर नेबुला है, तो कुछ क्वेश्चन हमें मिल सकता है कि सोलर सिस्टम कैसे फॉर्म हुआ। ये सारी चीज़ें अभी एजम्पशन है, आप लोग देखते हो कि यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ, ये सारी चीज़ें अभी भी एजम्पशन है, कुछ क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं मिला है। तो रिसर्चर्स और जो साइंटिस्ट होते हैं ना वो इसके ऊपर बराबर वो जो है रिसर्च करते रहते हैं और उनको इस तरीके का जवाब चाहिए कि एक्चुअली ये कैसे बना, और साथ ही साथ कहाँ से जो है अर्थ में पानी आया, कहाँ से दूसरे ऑर्गेनिक जो मटेरियल है जैसे कि कार्बन है, ऑक्सीजन है, ये सारी चीज़ें कहाँ से आ पाई। अभी तक इसका प्योर जवाब कहीं भी नहीं मिला है। तो ये प्योर जवाब पाने के लिए ही इस तरीके का जो है इतना रिसर्च और साइंटिस्ट जो है इतना पीछे लगे रहते हैं। साथ ही आगे आने वाले जो कुछ फ्यूचर इम्पैक्ट है उसकी जो पॉसिबिलिटीज़ है उसको यहाँ पे कम करने के लिए भी, क्योंकि एस्ट्रॉइड के ऊपर भी हमेशा आप देखोगे कि स्टडी किया जाता है। एस्ट्रॉइड क्या होते हैं, छोटे छोटे पत्थर होते हैं जो कि हमारे स्पेस में वो भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो कई बार ये भी बताया जाता है कि ऐसा पत्थर आकर जो है अर्थ से मिलेगा कि 2020 में पूरा अर्थ ही खत्म हो जाएगा। ऐसा भी आपने सुना होगा कि एस्ट्रॉइड से टकराने के बाद सब कुछ तहस नहस हो जाएगा, बहुत तेज ऐसा अर्थक्वेक आएगा कि सब कुछ जो है तहस नहस हो जाएगा। बट ये सारी चीज़ें देखा जाता है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर स्टडी की जाती है, पढ़ाई की जाती है, रिसर्च किया जाता है। क्यों? क्योंकि हम लोग समझ सके कि आगे आने वाले दिनों में कहीं ऐसा तो नहीं कि सच में ऐसा कोई पत्थर से टकराकर जो है अर्थ में हमारी जीवन नष्ट हो जाएगी, कुछ भी चीज़ नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करने के लिए यहाँ पे, ये सारी चीज़ों को समझने के लिए हम लोग यहाँ पे इतने सारे जो अदर प्लैनेट्स है उसको स्टडी करते हैं, और जितने एस्ट्रॉइड है उसको हम लोग यहाँ पे स्टडी करते हैं, और इसलिए स्पेस को और ज़्यादा एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि स्पेस पे ही हम लोग रह रहे हैं, स्पेस में तो नहीं रह रहे, हम लोग प्लैनेट में रह रहे, लेकिन हम लोग को और भी जो डिफरेंट प्लैनेट है उसके बारे में पता होना चाहिए, और पूरे स्पेस के बारे में भी हम लोग को पता होना चाहिए। तभी कुछ जो साइंटिस्ट के दिमाग में जो क्वेश्चंस है कि हम लोग कैसे यहाँ पे आए, कैसे इन्वायरमेंट बना, कैसे यहाँ पे लोग आए, पहले लोग जो है वो
मोंकी टाइप के थे, लेकिन फिर ह्यूमन बीइंग बन गए। तो ये अगर आप लोग का एंथ्रो होगा तो आप लोग अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें पढ़े होंगे। लेकिन फिर भी यूनिवर्स कैसे क्रिएट हुआ, स्टार्स कैसे क्रिएट हुए, सन कैसे रोशनी देती है, कैसे ये फेनोमेना चलता है, इसके बारे में डिटेल जो है जानने के लिए एक अच्छा खासा आंसर होना चाहिए, जो कि सही आंसर हो, ट्रू आंसर हो। तो उसके लिए इस तरीके का जो है स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतने ही 2 आर्टिकल रखते हैं। कल जो रेस्ट ऑफ द 3 आर्टिकल बची है वो छोटी छोटी आर्टिकल है, वो आपकी तुरंत कंप्लीट हो जाएगी। ये दोनों लेंदी आर्टिकल थे, अच्छे से समझने का भी था, क्योंकि क्वेश्चंस यहीं से अराइज होंगे, प्रीलिम्स के भी और मेंस के भी। ठीक है, आज के लिए इतनी। अगर आपको ये साइंस एंड टेक की लेसन अच्छी लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी सोशल नेटवर्किंग साइट्स में प्लीज़ शेयर कीजिए, जिससे कि लोगों तक जल्दी से जल्दी पहुँचे। क्योंकि प्रीलिम्स के पहले कुछ बच्चे को मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि मैम काश मुझे ये लेसन पहले मिल गया होता। तो आप लोग प्लीज़ हेल्प कीजिए, आप हेल्प कीजिएगा तो भगवान जी आप लोग की हेल्प करेंगे, ऐसा तो होता ही है। तो इसलिए हेल्प हमेशा करते रहिए, शेयर करते रहिए। और फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कीजिए, एंड मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि जब भी यहाँ पे आपको वीडियो मैं अपलोड करती हूँ 4 बजे, तो आपको डेली दिखने को मिलता ही, एट एनी कॉस्ट। कोई भी दिन छुट्टी नहीं होती, नो संडे नो सैटरडे, हर एक दिन आपको पढ़ना होता है 4 बजे यहाँ पे। लेकिन उसके अलावा भी कुछ कुछ मैं वीडियोज़ अपलोड करती हूँ, तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचनी चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।